जब हम दक्षिण एशिया का जिक्र करते हैं तो भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के एक भौगोलिक क्षेत्र की तस्वीर बनती है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार, निवेश प्रवाह और क्षेत्रीय परिवहन एवं संचार लिंक को बेहतर बनाने पर आधारित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क और भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति इस प्रक्रिया के दो वाहन हैं। इस भूभाग में सांस्कृतिक रूप से कई समानताएं मौजूद हैं, लेकिन राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता, उच्च मुद्रास्फीति, घटते विदेशी मुद्रा भंडार जैसी कई चुनौतियां और घरेलू अशांति भी मौजूद है, जो वैश्विक आबादी के लगभग चौथाई हिस्से का वहन करने वाले इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। हाल ही में दक्षिण एशिया में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिन्हें सामान्य नहीं कहा जा सकता। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने श्रीलंका की आश्चर्यजनक यात्रा की। ये यात्रा किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली यात्रा थी। इसे भारतीय उपमहाद्वीप के आर्थिक एकीकरण के लिए विदेशी प्रोत्साहन के तौर पर देखा गया। वहीं दूसरी तरफ जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने हाल ही में दिल्ली, कोलंबो और माले की यात्रा की। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे दिल्ली आए। इन नेताओं की यात्राएं दक्षिण एशियाई क्षेत्रवाद में बदलती धाराओं की ओर इशारा करती हैं। अब इस सब में बड़ा सवाल उठता है कि क्या बढ़ते वित्तीय संसाधनों और एक प्रमुख तकनीकी केंद्र के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उद्भव उपमहाद्वीप के बाकी हिस्सों पर असर डाल सकता है? सवाल है कि भारत दक्षिण एशिया के विकास का नेतृत्व कैसे कर सकता है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। असल में दक्षिण एशियाई क्षेत्रवाद पर निराशावादी विमर्श दो पुराने प्रस्तावों में फंसा हुआ है। एक तो ये कि दक्षिण एशिया सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है और दुनिया से अपर्याप्त रूप से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा ये कयास लगाया जा रहा है कि उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय एकीकरण का मार्ग अनिवार्य रूप से सार्क से होकर गुजरना चाहिए। इसमें पहली बात तो लंबे समय से जग जाहिर है, जबकि दूसरी बात इस क्षेत्र के भविष्य के लिए अब अप्रासंगिक हो चुकी है। ऐसा कहने के पीछे वजह ये है कि सार्क समूह लंबे समय से निष्क्रिय है। 21वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर और दक्षिण एशिया और दुनिया के बीच रिश्तों में काफी सुधार देखा गया है। दुनिया के साथ उपमहाद्वीप के व्यापार में अंतर क्षेत्रीय व्यापार की हिस्सेदारी 1990 में लगभग 2% से बढ़कर आज लगभग 6% हो गई है। लेकिन ये एशिया के अन्य हिस्सों की क्षमता या उपलब्धियों के आसपास भी नहीं है। ये सच है कि सार्क मरणासन की स्थिति में है। पिछला शिखर सम्मेलन 2014 में आयोजित किया गया था। इसका मतलब क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में कोई प्रगति नहीं है। एक आदर्श दुनिया में सार्क इस क्षेत्र को फिर से जोड़ने का माध्यम हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 3 दशकों से उसकी प्राथमिकता कश्मीर पर भारत को घेरने की रही है। वो भारत के साथ आपसी सहयोग के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना नहीं चाहता। ऐसे में सार्क के सफल होने की कल्पना नहीं की जा सकती। एक तो इस इलाके में आर्थिक सुधार करने का नए सिरे से दबाव है। श्रीलंका और पाकिस्तान में हालिया आर्थिक संकट सरकार को गंभीर और दर्दनाक आर्थिक बदलाव के लिए मजबूर कर रहे हैं। नेपाल और श्रीलंका आज भारत के साथ व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के लिए अधिक खुले हैं। पाकिस्तान कर्ज और बेलआउट पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए खाड़ी देशों का रुख कर रहा है। बीते दिनों पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की 28 प्रमुख परियोजनाओं की एक सूची का ऐलान किया, जो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर से निवेश के लिए खुली होगी। ये क्षेत्र भारत की आर्थिक गणना में बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे दुनिया में भारत का सापेक्ष आर्थिक महत्व बढ़ा है, पड़ोसियों के साथ इसके व्यापारिक रिश्ते भी बढ़े हैं। अपने पड़ोसियों के साथ दिल्ली की व्यापार मात्रा अब प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए बात करें तो बांग्लादेश भारतीय निर्यात के लिए चौथा सबसे बड़ा गंतव्य है। 2022 में इसका मूल्य लगभग $16 बिलियन था। श्रीलंका को भारत का लगभग $6 बिलियन का निर्यात जापान को भारत के निर्यात के बराबर है। काठमांडू को दिल्ली का निर्यात $8.5 बिलियन से अधिक है। अमेरिका और चीन के बीच झगड़े और भारत और चीन के बीच गहराते संघर्ष ने उपमहाद्वीप के भू आर्थिक मॉडल को बदल दिया है। चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को जोखिम से मुक्त करते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी अब भारत के साथ आर्थिक और तकनीकी जुड़ाव को बढ़ावा दे रहे हैं। वो भारत और उसके छोटे पड़ोसियों के बीच आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर कहें तो अमेरिका ने $500 मिलियन के मिलेनियम चैलेंज ग्रांट से भारत के साथ नेपाल की ऊर्जा और सड़क कनेक्टिविटी में मदद की। चीन के काफी विरोध के बावजूद काठमांडू ने पिछले साल इसे मंजूरी दे दी थी। जापान अब भारत और बांग्लादेश के बीच उप क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, जो संभावित रूप से पूर्वी उपमहाद्वीप और बंगाल की खाड़ी के आर्थिक मानचित्र को बदल सकता है। भारत क्षेत्रीय व्यापार, कनेक्टिविटी एवं निवेश का लाभ उठा सकता है और क्षेत्र के लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते को एक गेम चेंजर के रूप में मजबूत कर सकता है। इसके लिए आर्थिक गतिशीलताओं को प्रेरित करना होगा, जो अंतर क्षेत्रीय खाद्य व्यापार की बाधाओं को कम करेगी और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रोत्साहित करेगी। भारत बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी बिम्स्टेक जैसी उप क्षेत्रीय पहलों की आयोजन क्षमता को बढ़ा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्र, सीमा पार व्यापार, परिवहन और स्वास्थ्य पर खंडवार क्षेत्रीय संवादों को आगे बढ़ाकर भारत की क्षेत्रीय जुड़ाव को आकार देने में प्रभावी भागीदार हो सकते हैं। भारत आवश्यक सहायता का विस्तार कर इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है और चीन के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक एवं रणनीतिक प्रभाव हासिल कर सकता है। एक समूह के रूप में दक्षिण एशियाई देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दक्षिण एशिया की आवाज बन सकता है। एक सुरक्षित क्षेत्रीय वातावरण भारत को अपने महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में भी मदद करेगा। हयाशी की कोलंबो और माले की यात्रा हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक गतिविधि बढ़ाने और बेल्ट एंड रोड के लिए एक विकल्प पेश करने की टोक्यो की रणनीति का हिस्सा है। इसे दक्षिण एशिया में व्यापक रूप से अपनाया गया है। कोलंबो को आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए टोक्यो और पेरिस ने भी दिल्ली के साथ हाथ मिलाया है। मैक्रों की श्रीलंका यात्रा कोलंबो को पेरिस के इंडो पैसिफिक में एकीकृत करने की एक कोशिश है। इस बीच भारत, जो कुछ साल पहले इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति से संतुष्ट था, उसने क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अपने समूह के साथ उपमहाद्वीप में कुछ हद तक प्रतिस्पर्धा की रेखा खींची है। भारत अब अपने पड़ोसियों को विश्वसनीय आर्थिक विकल्प प्रदान करने के लिए अपने समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ काम कर रहा है। क्षेत्र का नया आर्थिक खुलापन, दिल्ली की सशक्त पड़ोस नीतियां और दक्षिण एशिया में भारत केंद्रित क्षेत्रवाद के लिए पश्चिमी समर्थन, 3 ऐसी बातें हैं जो मिलकर उपमहाद्वीप के भू आर्थिक परिदृश्य को बदल सकती हैं। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। दक्षिण एशिया में भारत कैसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है? मूल्यांकन कीजिए।